जब भी हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े बड़े नाम दिमाग में आते हैं, है ना? लेकिन उनसे पहले क्या था? एक ऐसा जबरदस्त दौर था जिसने इन महान साम्राज्यों की नींव रखी, पर अक्सर इतिहास की किताबों में वो कहीं खो सा जाता है। ये कहानी है उन साम्राज्यों के बनने से ठीक पहले की, एक ऐसे युग की जब भारत का, आप कह सकते हैं, राजनीतिक नक्शा असल में बन रहा था। तो आज हम उसी उसी अहम दौर महाजनपद काल के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये छोटे-छोटे कबीले कैसे इतने बड़े राज्यों में बदल गए। फिर हम उन 16 महाशक्तियों से मिलेंगे जिन्होंने उस जमाने में पूरा खेल पलट दिया था। और हाँ, ये भी देखेंगे कि कैसे राजशाही और दुनिया के कुछ सबसे पहले गणतंत्र एक दूसरे के आमने-सामने थे। फिर आएगी कहानी मगध की, कि वो कैसे सबसे बड़ी ताकत बना। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इस दौर ने आने वाले भारत के लिए क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में। जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जहां पुराने तौर तरीके, पुरानी व्यवस्थाएं सब टूट रही थीं और उनकी जगह एक पूरी तरह से नई राजनीतिक और सामाजिक दुनिया जन्म ले रही थी। मतलब जबरदस्त उथल-पुथल का समय था ये सवाल बहुत जरूरी है कि आखिर इन बड़े-बड़े साम्राज्यों से पहले भारत में था क्या? देखिए, एक विशाल साम्राज्य बनने से पहले भारतीय उपमहाद्वीप छोटे-छोटे कबीलाई इलाकों में बटा हुआ था। इन्हें कहते थे जन। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, महाजनपद काल कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। यह असल में वैदिक युग के कबीलाई समाज और मौर्य साम्राज्य के विशाल साम्राज्य के बीच का एक बहुत जरूरी पुल था। यही वो दौर था जब छोटी-छोटी बस्तियों ने बड़े-बड़े राज्यों की शक्ल लेना शुरू कर दिया था। और इस युग का नाम, मतलब नाम में ही पूरी कहानी छुपी है, महाजनपद। इसको तोड़ कर देखते हैं। महा यानी महान और जनपद यानी लोगों का इलाका या राज्य। ये शब्द अपने आप में एक क्रांति है। ये बताता है कि कैसे छोटे कबीले अब बड़े, संगठित और ताकतवर राज्य बन रहे थे। और ये सिर्फ जमीन का विस्तार नहीं था, नहीं, ये तो शासन करने की पूरी सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन शक्तियों की जिन्होंने इस पूरे युग को, आप कह सकते हैं, डिफाइन किया। वो 16 महान राज्य। 16। जी हाँ, 16। ये नंबर इस दौर के लिए बहुत बहुत अहम है। एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वो हमें बताता है कि उस वक्त 16 महाराज्य थे, 16 महाजनपद, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की, कह सकते हैं, किस्मत लिख रहे थे। जरा इस राजनीतिक सीन को देखिए। एक तरफ थे मगध, कोसल और अवंती जैसे बड़े और ताकतवर राजतंत्र, जहां बस राजा का ही हुक्म चलता था। और फिर दूसरी तरफ थे वज्जी और मल्ल जैसे गणराज्य। कमाल की बात है ना, यहाँ पर ताकत किसी एक इंसान के हाथ में नहीं थी। ये एक ऐसा भारत था जहां एक ही समय में अलग अलग तरह के पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। तो समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई एक देश नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही, कह सकते हैं, कॉम्पिटिटिव माहौल था। आप इसे राज्यों के बीच एक बड़े पॉलिटिकल टूर्नामेंट की तरह समझ सकते हैं, जहां हर कोई दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ था। तो सवाल यह है कि सत्ता का ये खेल आखिर खेला कैसे जा रहा था? और यहीं पर यह दौर सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यहां दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक सोच आमने सामने थी। एक तरफ राजतंत्र और दूसरी तरफ गणतंत्र। ये मानो दो अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ राजतंत्र, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था, मतलब वंशानुगत शासन, और दूसरी तरफ थे गणसंघ या गणतंत्र, जिन्हें एक सभा चलाती थी जिसमें कई लोग होते थे। सोचकर भी हैरानी होती है ना कि आज से 2500 साल पहले भी भारत में ऐसे राज्य थे जहां फैसले बहस और आम सहमति से लिए जाते थे। ये एक तरह से डेमोक्रेसी का एक बहुत पुराना रूप था। और यही बात इस युग को इतना शानदार बनाती है। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो शासन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, इसे खोजने का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था। और यही पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, ये विविधता, इस दौर को इतिहास में इतना जरूरी बना देती है। लेकिन इस पॉलिटिकल कंपटीशन में आखिर में एक खिलाड़ी, एक राज्य बाकी सब पर भारी पड़ा। और अब हमारी कहानी का फोकस उसी पर है, मगध। तो सवाल यह है कि मगध आखिर जीता कैसे? आखिर क्या था उसका सीक्रेट? इसकी कामयाबी के पीछे 3 बड़ी वजह थीं। नंबर 1, इसकी लोकेशन। ये उपजाऊ गंगा के मैदान में था, जिसका मतलब था खेती और नदी के व्यापार पर पूरा कंट्रोल। नंबर 2, आर्थिक ताकत। यहाँ की जमीन के नीचे लोहे का भंडार था, और लोहा उस जमाने में सिर्फ एक धातु नहीं था, वो सत्ता की चाबी था। इसी से बनते थे उस दौर के सबसे खतरनाक हथियार। और नंबर 3, इन सब ताकतों को सही से इस्तेमाल करने वाले दमदार राजा, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी और, कह सकते हैं, काफी हद तक निर्मम शासक। बस इन्हीं ताकतों के दम पर मगध ने एक एक करके अपने पड़ोसियों को अपने में मिलाना शुरू कर दिया।
और उसकी यही बढ़ती हुई शक्ति थी जिसने पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य की, एक पैन इंडिया एम्पायर की नींव रखी। तो इस पूरे उथल-पुथल भरे दौर ने आखिर में भारत को दिया क्या? आइए अब समझते हैं कि महाजनपद काल की विरासत क्या रही। देखिए, ये वो दौर था जिसने भारतीय सभ्यता का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी समय भारत में पहली बार बड़े-बड़े शहर बसे, व्यापार के लिए सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ, और इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे क्रांतिकारी विचारों का जन्म भी इसी दौर में हुआ। लेकिन शायद सबसे बड़ी देन थी एक विशाल, एक यूनिफाइड साम्राज्य का सपना, जो अब बस सच होने ही वाला था। और यही यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ है। महाजनपद काल के बिना चंद्रगुप्त मौर्य का वो शक्तिशाली साम्राज्य शायद कभी होता ही नहीं। इस युग ने वो स्टेज तैयार किया जिस पर भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी लिखी जानी थी। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम आज डेमोक्रेसी और गवर्नेंस की बातें करते हैं, तो क्या भारत के इन प्राचीन गणराज्यों के अनुभवों से हम आज भी कुछ सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पुराने इतिहास को सीधे हमारे आज से जोड़ देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।